आज के सक्सेस स्टोरी में हम लोग मिलने जा रहे हैं श्रुति सिंह से, जो रांची झारखंड की रहने वाली हैं और एसएससी 2019 सीजीएल 2019 से इनको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला हुआ है। ना सिर्फ एसएससी इन्होंने क्लियर किया है बल्कि इसके साथ में आईबीपीएस पीओ भी क्लियर किया है, सीएचएसएल भी इन्होंने क्लियर किया हुआ था, आईबीपीएस आरआरबी होता है रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, वे भी क्लियर हुआ था इनका। तो मतलब समझिए कि एक साथ 3-4 रिजल्ट जो है ये लेके आई है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक जोरदार ताली से इनको स्वागत कर सकते हैं। सब लोग ऑडियो ऑन करके एक बार क्लैप कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। श्रुति के बारे में हल्का फुल्का तो हमने सबको बता रखा है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रुति से कि वो अपने बारे में सबको बताइए। जी श्रुति। सर मेरा नाम श्रुति सिंह है और मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ। और जैसा कि अभी आपने बताया, मेरा अभी सिलेक्शन मेरे एग्जाम्स के बारे में तो आपने बता ही दिया। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया था फ्रॉम जूलॉजी ऑनर्स, एंड उसके बाद ही मैंने अपना प्रिपरेशन सीजीएल के लिए शुरू किया। और मेन फोकस मतलब मेरा सीजीएल का ही रहता था और साथ साथ बैंक के एग्जाम्स भी देते थे, बट पर्टिकुलरली उनके लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया। बट हाँ, वो हो गए साथ साथ ही। ठीक है श्रुति, आपके घर के बारे में बताइए, घर में कौन कौन है और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड। घर में जी सर, मेरे घर में मम्मी पापा और हम 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। और मेरे पापा उषा मार्टिन में वर्कर है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। दीदी की एक बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है और उनकी एक बेटी भी है जो हमारे साथ ही रहती है। और मेरी एक छोटी सिस्टर है और एक छोटा भाई है। ओके। और ग्रेजुएशन आपने किया है जूलॉजी से, राइट? जी सर। तो कहाँ ग्रेजुएशन जूलॉजी से है और फिर आप सरकारी नौकरी की तरफ आ गए? ये चमत्कार कैसे हुआ या ये टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ? सर पहले मतलब 10th तक, मतलब मैं स्टार्ट करती हूँ 10th तक ही। 10th से मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मतलब 10th तक भी मेरे को 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए आया था। बट उसके बाद था कि मेरे पापा को कि एक बेटी डॉक्टर चाहिए, तो मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत बायो में भी, तो ऑप्ट किया बायो। उसके बाद फिर 12th में मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, 92% आ गए, तो लगा कि हाँ अब नीट का प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये तो फिर उसके बाद पापा ने मुझे बोला कि जाओ तुम कोटा जाकर तैयारी करो अच्छे से। तो सर अच्छा हो नहीं पाया, 1 साल वहां तैयारी की। उसके बाद आकर यहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया कि कुछ हो नहीं रहा है तो चलो अब कुछ देखते हैं आगे। उसके बाद मेरे रांची में ही मेरे मामा का कोचिंग है, तो उन्होंने बोला कि एक बार आकर कोचिंग में देख लो, अगर तुमको अच्छा लगता है तो तैयारी करना। उस समय मेरे को कुछ पता नहीं था कि बैंक, एसएससी, सीजीएल के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। और स्टार्टिंग में मेरा फोकस नहीं था कि हाँ मेरा मतलब सीजीएल के लिए, एसएससी का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना भी है, क्योंकि मेजर पॉइंट उसमें था कि जीएस आता है। और मतलब जीएस से मेरा ऐसे 36 का आंकड़ा रहता था कि नहीं अब जीएस पढ़ना नहीं है। तो अभी तक भी मेरे को जीएस कुछ वैसा कुछ खास लगता नहीं है, मतलब पढ़ना है बस जबरदस्ती पढ़ लेते हैं। और उसके बाद फिर मामा से पढ़ते पढ़ते, उस समय सिर्फ बैंक के लिए होता है ना कि बैंक में जाना है तो ठीक है बैंक का पढ़ेंगे, ये करेंगे। लेकिन फिर वही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया, कोचिंग छोड़ दिया। फिर 1 साल बस ऐसे ही, फिर जब लास्ट ईयर था ना 2018 में, तो उसके बाद हम सारे फ्रेंड्स लोग मिलकर कोचिंग लिए और उसके बाद से तैयारी शुरू हुआ। तब पता चला हाँ सीजीएल का है कुछ, क्योंकि ऐसे मेरे जान पहचान में भी कोई नहीं है जो सीजीएल का तैयारी कर रहा है या फिर उससे जॉब लिया है। ऐसा कोई है ही नहीं कि थोड़ा गाइडेंस भी मिल पाए। ओके। तो जो कोचिंग आप लिए थे वो मेनली बैंकिंग का था या एसएससी का था या दोनों मिला के चल रहा था? सर मिक्स था, उसमें रेलवे भी पढ़ाते थे और मेजर था कि वो हिंदी में पढ़ाते थे, क्योंकि इधर ज्यादा बच्चे मतलब मेजर वो लोग बिहार झारखंड के लोग हिंदी में प्रिपेयर करते, और मेरा हिंदी में मतलब स्कूलिंग सारा इंग्लिश मीडियम से हुआ है, तो हिंदी कुछ खास समझ में आता भी नहीं था। तो सर इसलिए फिर कोचिंग छोड़ ही दिया, फिर उसके बाद फिर प्राइवेट ट्यूशंस लिया और उससे पढ़ाई हुई। ओके। तो स्टार्टिंग में जब आप कोचिंग कर चुके थे तो पहला एग्जाम किस चीज का दिए थे? बैंक का दिए थे कि एसएससी का दिए थे? सर बैंक के लिए तो उस समय एलिजिबल ही नहीं थे, तो पहला एग्जाम सीएचएसएल का दिए थे। सीएचएसएल 2017 वाला एग्जाम दिए थे सबसे पहला, जिसमें प्री और मेंस क्लियर हो गया बट टाइपिंग नहीं हो पाया था।
उसके बाद ही फिर जब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में ही थे ना, तब 2018 का एग्जाम दिए और फिर उसमें उसका रिजल्ट अभी सितंबर में आया। जिसमें रिजल्ट आया हुआ है, मुंबई आपकी पोस्टिंग मिली हुई थी, राइट? जी सर, जी और सर, जी उसी सर। समय जो है आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ी थी, करेक्ट? यस सर, जो यस सर, मुझे यस याद आ सर, रहा है। और आपने बोला यस था कि सर, मुझे आपसे बात करनी है, आपका नंबर चाहिए। यस सर, यस सर। करेक्ट, करेक्ट, हाँ। और फिर उस जैसे आपका सीएचएसएल का हो गया रिजल्ट, सीएचएसएल जी का सर। रिजल्ट होने के बाद फिर आप बैंकिंग भी देना स्टार्ट कर दिए, करेक्ट? सर बैंकिंग 2020 में देना शुरू किया था और हम्म। उस समय पहला एग्जाम निकला प्री, एसबीआई पीओ का प्री निकला। तो वो हम्म। बहुत बड़ा बात हो गया कि बिना पढ़े एसबीआई पीओ का निकल गया, तो उसके लिए फिर हम्म। थोड़ा फोकस उधर चला गया। तो उसका हम्म। मेंस के लिए थोड़ा पढ़ा, तो उसका मेंस भी हो गया, बट इंटरव्यू अच्छा नहीं जा पाया, तो लास्ट ईयर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलो ये बैंकिंग भी दे सकते हैं। तो फिर हम्म। उसके बाद आरआरबी, आईबीपीएस फिर सारे इस साल के फॉर्म भरे। तो इस साल हम्म। मेरा सिलेक्शन हुआ है फिर आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी में और आरआरबी आईबीपीएस पीओ में। चलिए, नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको, एक साथ आपने इतने झंडे गाड़ दिए हैं। खैर, थैंक यू। जब ये एसएससी की बात कर लेते हैं पहले, जो सीजीएल जी सर। आपका हुआ है, जहां पर आपने बोला था कि मुझे अगर 4600 भी मिल जाए तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी, क्योंकि बॉर्डर पे मेरा यस नंबर सर, है, राइट? यस तो सर। ये जो रिजल्ट आया है, इसमें आपका टीयर 1 में, मतलब अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो उसमें कितने नंबर थे आपके? सर मेरा रॉ स्कोर था 124 और हम्म। मेरा उसको नॉर्मलाइज होकर वो 156 हुआ था ओके, टीयर 1 टीयर में। 1 में। और उसका जी बाइफर्केशन सर। याद है क्या? मैथ में कितना, रीजनिंग में कितना, इंग्लिश में कितना, नहीं याद सर, है? वो तो याद नहीं। को याद नहीं नहीं होगा, खैर। और अगर हम टीयर 2 की बात करें तो उसमें कितने कितने नंबर थे? सर, रॉ स्कोर था टीयर 2 में मैथ्स में 170, जो कि हम्म। नॉर्मलाइज होकर 222 हुआ था। और हम्म। इंग्लिश में 181 था, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 181 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आया था। ओके, एंड व्हाट अबाउट टीयर 3? सर टीयर 3 में 68 मार्क्स थे। अच्छा, टीयर 3 में बहुत अच्छा नंबर था आपका, बहुत बढ़िया। यस तो सर। अभी यहाँ पर जो बच्चे जुड़े हैं या जो वीडियो देख रहे जी हैं, सर। वो उसमें कुछ बच्चे हैं जो एसएससी को फोकस कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो बैंकिंग को फोकस कर रहे हैं। बैंक। हाँ, तो इन दोनों का बैलेंस कैसे आप बनाते थे? मतलब कैसे तैयारी किए कि दोनों जगह आपका सिलेक्शन होता चला गया? सर सच बताऊं तो मैंने बोला ना अभी बैंक के लिए, मतलब मेन था ना कि मैंने 2018 का भी एसबी सीजीएल का मेंस दिया था, प्री भी हुआ था, उसके बाद मेंस भी दिया था, टीयर 3 भी दिया था, बट फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया था, कुछ हम्म। मार्क्स से रह गए थे। तो उस समय मेरे को मतलब मेरा असली पढ़ाई है ना, वो जब लॉकडाउन हुआ तब शुरू हुआ, मेरा मेरा मतलब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। तो मैं हम्म। सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगी कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट करे, क्योंकि मतलब मेरा ही एग्जाम्पल है, मैंने आज तक बैंक के लिए नहीं पढ़ा है, वो बस सिर्फ एग्जाम आने से पहले 10 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आ जाता है मॉक्स देना शुरू कर देते हैं, बस बैंकिंग हम्म। के लिए उतना ही तैयारी हुआ था। और जो भी सिलेक्शन हुआ है वो सिर्फ एसएससी का सीजीएल का ही पढ़ते हुए बस सिलेक्शन हुआ है। ओके, मतलब और सेंटर में सबसे आपने, जरूरी बात। जी 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 बोलिए, सर। सेंटर में सर आपने सबसे एसएससी जरूर। को रखा हाँ। था? जी सर। सीजीएल का सबसे सेंटर में बस उसी के लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि मतलब जैसे 2018 के लिए जब मैं प्रिपेयर करती थी तो सर मैंने यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम रिटन भी क्रैक किया, मैंने एसएसबी भी देने गई थी मैं एक बार भोपाल। तो हम्म। मतलब उस टाइम मेरा ये गलती रहता था कि जो एग्जाम आया उसके लिए, जैसे कि एक महीने, जैसे मेरे साथ साथ और भी बच्चे करते ही होंगे ऐसा कि हर एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, हम एफकेट भी भर रहे हैं, यूपीएससी भी भर रहे हैं, बैंक भी भर रहे हैं, और जिस एग्जाम का मतलब किसी एक एग्जाम को फोकस नहीं करते हम, जिस हम्म। एग्जाम का मतलब एडमिट कार्ड आया या फिर डेट आने वाला है तो उस एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये हम्म। मेरा सबसे बड़ा गलती रहा है, मतलब इससे सबको मतलब मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग ऐसे गलती, अगर आप फोकस करो एक एग्जाम को, आप एग्जाम सारे दो बट एक एग्जाम को फोकस करके उसके लिए ही तैयारी करो, बाकी आगे सिलेक्शन उसमें मिलते ही जाएगी। हम्म। चलिए, अभी जो है कॉन्फिडेंस आपका बहुत जबरदस्त है, इतना एग्जाम जो आप क्लियर किए हैं। मुझे याद आ रहा है पुराना यस जो वीडियो आपका यस सर। काउंसलिंग वाला था। कुछ यस बातें सर। मैं आपको याद दिलाऊं और बच्चों को भी शायद अच्छा लगेगा। देखिए, मेरी और श्रुति के बीच में जो है कुछ चैटिंग है जो मैं पढ़ता हूं, और उससे आप लोग थोड़ा रिलेट कीजिएगा कि जब आपके लाइफ में ऐसा होता है तो फिर आप भी उसी तरह से गुजरते हैं।
तो श्रुति Yes. का जो है पहला चैट जो है सबसे पहले मुझे जो मिला है वो आया था अक्टूबर 12 तारीख को, मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर 12 को इसने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज श्रुति सिंह, अभी आपने मुझे टेलीग्राम पे नंबर दिया था, ठीक है। मुझे पूछना था कि मेरा CGL 19 में मार्क्स जो है 4600 ग्रेड पे के बॉर्डर पे है और SBI PO CGL 20 का मेंस दोनों एग्जाम है, मैं किसको प्रिपेयर करूं, मतलब कंफ्यूजन जो आप लोग सबके दिमाग में रहता है, वही सेम स्थिति से श्रुति भी गुजर रही थी अभी रिजल्ट आने से पहले। मेरा लास्ट ईयर SBI PO 4 मार्च से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब एक अनसक्सेस जो आपके लाइफ में अभी आया है। मेरे ख्याल से श्रुति है नाम, श्रुति, हाँ श्रुति और हर्षिता Yes, से sir. मेरी बात हो रही है। तो देखो श्रुति तुम्हारे लिए है ये, क्योंकि कुछ एग्जाम से तुम लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो श्रुति का भी जो है SBI PO 4 नंबर से नहीं हुआ था। CGL 19 में 628 इनके नंबर थे जो फाइनल हुआ इनका, और इनका लाइन ये था कि मुझे सर किसी में भी हो जाए 4600 ग्रेड पे वाला, मतलब इंस्पेक्टर ग्रेड में किसी तरह हो जाए, क्योंकि परिवार में जो है शादी वादी का भी रहता है ना वो, तो इनका Yes, ये sir. लाइन था कि किसी तरह मुझे निकाल लेना है इसी बार। और देखो ये हम लोगों की चैट थी और अभी जो है श्रुति का रिजल्ट आ चुका है आप लोगों के सामने में, ठीक है। तो श्रुति एक बार मुझे ना मतलब हम सबों को आपका जो तैयारी जी का लेवल है, जैसे मैथ की अगर हम बात करें, कोई बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, इस मीटिंग में बहुत लोग हैं या इस वीडियो को बहुत लोग देख रहे हैं जो आपकी स्टोरी से रिलेट कर सकता है, तो कोई अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसको मैथ की तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अभी मतलब एक एग्जाम को टारगेट करो और उसका पहले सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि मेरा मतलब मैं बता सकती हूँ CGL 2018 में मैंने दिया था बिना कोई सिलेबस कंप्लीट किए, मतलब होता है ना थोड़ा चैप्टर ये पढ़ लिया थोड़ा वो पढ़ लिया, कुछ नहीं किया था। तो आप या तो अगर कोई कोचिंग ले रहे हो तो वहां से पढ़ लो, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो, या फिर सर आपका भी क्लास चलता है तो वो तो है ही, तो आप हम्म, कहीं से भी बस सिलेबस कंप्लीट कर लो मैथ्स के लिए, अगर स्पेशली बोलूं तो। जी। और कोई बुक्स, हाँ हाँ बुक्स वगैरह जी कहाँ सर। से, कौन सा बुक रेफर करें? सर बुक के लिए तो मैंने भी प्रीवियस ईयर बुक्स जो तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं ना, मैंने सिर्फ हम्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रिपेयर किया था। ओके। किरण तो पब्लिकेशन के मेरे पास भी है। हाँ हाँ, मतलब बुक की बात करें तो नॉर्मल जो कोचिंग का मटेरियल था और सीधा आप प्रीवियस ईयर पे जी सर। स्विच मार लिए थे। जी सर। जी सर। एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग एंड इंग्लिश? सर रीजनिंग के लिए तो मॉक टेस्ट ही दिए थे, सिर्फ मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन रहते थे उसका जैसे कि फर्स्ट टाइम मॉक्स दिए तो उसमें 12-13 ही क्वेश्चन हो पाए। तो मेरा अभी भी वो कॉपी बना हुआ है जिसमें हर मतलब टेस्ट का डेट और उसके साथ सारे क्वेश्चन रखा हुआ है। तो बस उसी को रिवीजन, वही एग्जाम से पहले उसी को रिवीजन, उसमें जो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है उसका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखकर बस वही किया है सर। कुछ अलग से ऐसा बुक नहीं पढ़ा है। ओके, और इंग्लिश की तैयारी के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर इंग्लिश के लिए थोड़ा वो मैंने बस मतलब इंग्लिश इंग्लिश वो मीडियम से है तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश ठीक है। तो इंग्लिश के लिए एक वो कैब्स पढ़ी थी नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 से, वो पूरा हम्म, वो कैब सारा सेक्शन उसका कवर किया था, और एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का एक बहुत अच्छा PDF मिल जाता है टेलीग्राम पे, वो पढ़ा हम्म, था बस ग्रामर के लिए। ओके। चलिए, मेरे ख्याल से मेरे जितने नॉर्मल क्वेश्चन थे वो खत्म हो गया है, तो अभी वन बाय वन जो है हम लोग बच्चों के क्वेश्चन लेते हैं जो अभी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल जी हैं। सर। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ निकिता को। निकिता, आपका जो प्रश्न है वो आप सीधा श्रुति से पूछ सकती हैं, और बाकी लोग भी अपना क्वेश्चन तैयार रखना, मैं जिनका नाम लूंगा उन्हीं को अपना ऑडियो ऑन करना है। जी निकिता, आपको कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और श्रुति। श्रुति मैम और दी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू मैम मत बोलो, मतलब सेम ही एज के होंगे हम ओके। लोग। नहीं मैं छोटी हूँ, बट मैं बोल रही थी अच्छा कि अच्छा। मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, मैं अभी TY में जी हूँ, आ चुकी हूँ, जी। मतलब अभी TY में आ चुकी है और मैंने अभी स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैं ओके। मेन फोकस क्लास में गई थी, सर से सब मिली थी, तो मेरा मेन फोकस था कि मुझे RBI ग्रेड B का ऑफिसर का एग्जाम देना है।
बट ओके। बोलते ना कि बेस से जाओगे तो फिर ऊपर तक पहुंचोगे, डायरेक्ट हाँ ऊपर हाँ नहीं हाँ। पहुंच सकते। मुझे बस ये पूछना है कि मैं अपना टाइम टेबल क्या प्रिपेयर करूँ, कि मतलब मैं कितना प्रैक्टिस दिन में करूँ, क्या कौन से बुक प्रेफर करूँ और कैसे प्रैक्टिस करूँ, मतलब क्या बेनिफिट्स है, मतलब कौन सा टाइम, मतलब बोलता है सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दूँ और कौन से बुक्स प्रेफर करूँ और कैसे प्रिपरेशन करूँ, मतलब एक पैटर्न होता है कि हम ये सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, वैसा। ओके। नहीं आपको मतलब अभी बैंकिंग का मतलब पहले तो आप बैंक में पीओ और एसओ ये सब का तैयारी करोगे, उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी पे जाओगे। तो सबसे हाँ पहले अगर आप टाइम टेबल का पूछ रहे हो ना, तो ये मतलब जैसे कि मेरा मेरा टाइम टेबल, आप टाइम टेबल तो हर कोई अपने हिसाब से सेट करेगा, आप भी अपने हिसाब से। आपको जब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, आप लेट नाइट भी पढ़ो, आपको बस पढ़ना है, किसी तरह आपको बस पढ़ना है। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से सेट करो। बस हाँ, ये है कि आपको कंटिन्यू रख रहना है। और दूसरी बात कि आप जैसे कि जैसे आपका मान लो मैथ स्ट्रांग है, जैसे मेरा मैथ स्ट्रांग था, मेरे को अगर रीजनिंग पढ़ना होता था, बैंक का रीजनिंग स्पेशली, तो उसके लिए ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। सबसे पहले सिलेबस खत्म करो। ऐसे में किसी मतलब ऐसे बुक, तो बैंकिंग के लिए मैंने खुद भी कुछ नहीं पढ़ा है बुक, लेकिन यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप बस उनसे प्रैक्टिस करो, किसी एक टीचर को पकड़ो और उनसे बस प्रैक्टिस करो। आप रेगुलर उनको देखो। आपका जैसे होता है ना कि निकी का प्रॉब्लम होता है कि आप भी अगर स्टार्ट किए पजल नहीं बन रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, ये सब होता है। फिर ब्लड रिलेशन में कुछ कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो सब आपका है ना, वो आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, वो आपका बेस बनते जाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना। सबसे पहले गलती ये मत करना कि आप अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। तो वो रहता है कि एक दो आप मॉक टेस्ट दे लो कि आपको ये पता चल जाए कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, आपको कितनी तैयारी की जरूरत है। उसके बाद सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कि आप सिलेबस कंप्लीट करो अपना, और उसके बाद प्रैक्टिस में लग जाओ। मतलब होता है ना कि जैसे पजल, तो उसके भी बेसिक्स होते हैं, ब्लड रिलेशन के भी बेसिक्स होते हैं, वो सब पढ़ लो। उसके बाद आप इसमें पढ़ो। और सबसे एक और चीज की जैसे बैंकिंग में है, तो आपको प्री के लिए तो नहीं चाहिए अब जीएस और जनरल अवेयरनेस नहीं चाहिए, लेकिन मेंस में बहुत बड़ा वो रोल प्ले करता है। तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा अभी से हैबिट करो पढ़ना, क्योंकि एसएससी में क्या है कि 25 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन ही आते हैं, तो उतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता है एसएससी में करंट अफेयर्स को। लेकिन बैंक में आपके 50 के 50 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स ही है। तो आप ये सोचोगे कि पहले मैं प्री की मतलब कर लूँ, पहले प्री का प्रिपरेशन कर लूँ, प्री निकल जाएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में सोचूंगी, तो ऐसा नहीं हो पाता। मतलब अगर आपका प्री निकल भी गया ना, तो फिर आप मेंस में अटक जाओगे। तो थोड़ा बहुत अभी से प्रैक्टिस रखो कि हाँ, डेली का करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। तो करंट अफेयर्स मतलब मैं कौन सा प्रेफर करूँ, कहाँ से, मतलब करंट अफेयर्स मुझे। देखो, सबसे अच्छा सोर्स तो माना जाता है अफेयर्स क्लाउड का बैंकिंग के लिए। लेकिन अफेयर्स क्लाउड आप अभी पढ़ना शुरू करोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। बहुत, एक तो उसका वीडियोस नहीं अवेलेबल होता है, तो आप अभी स्टडी आईक्यू से शुरू करो थोड़ा थोड़ा, और फिर अफेयर्स क्लाउड पे धीरे धीरे स्विच करना। एकदम से आप पढ़ने चलो, क्योंकि उसका पीडीएफ बहुत लंबे होते हैं और बहुत बड़े बड़े न्यूज होते हैं, बहुत डिटेल्ड न्यूज होते हैं। तो आप सबसे पहले, या फिर एक दो चैनल है यूट्यूब पे भी, एक दो आपको डेली करंट अफेयर्स वाला मिल जाएगा, किसी भी एक टीचर को फॉलो करो और स्टडी आईक्यू पढ़ो। करंट अफेयर्स के लिए वो इनफ है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू निकिता। नेक्स्ट जो है निकिता के बाद रिद्धि। रिद्धि, आपको कुछ पूछना है? हाँ सर। हाँ। हाँ, हेलो श्रुति। हेलो। हाँ, मुझे ये पूछना था कि अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें मतलब कैसे देना है, डेली बेस पे देना है या फिर वीकली बेस पे, मतलब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए फिर उसके लिए वो चैप्टर के लिए प्रिपेयर करके देना है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो। आप सबसे पहले, जैसे कि अभी आपने प्रिपरेशन शुरू किया, आपने अभी प्रिपरेशन हाँ। शुरू किया है ना। हाँ, तो यस सर। आप सबसे पहले, हाँ जी, तो आप सबसे पहले ना अपना मॉक टेस्ट एक दो लगाकर देख लो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको किस किस चीज में ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपको उससे पता चल जाएगा ना कि आपका रीजनिंग पार्ट स्ट्रांग है, आपका मैथ स्ट्रांग है, आपका इंग्लिश स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल डिवाइड करने में वो रहेगा। लेकिन आप ये करो कि जैसे अभी आप
स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आपको मॉक टेस्ट देने का ही मन है तो आप 1 वीक में 1 मॉक टेस्ट ऐसे दे सकते हो। और फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मैं सजेस्ट करूंगी आप डेली एक मॉक टेस्ट दो, भले एग्जाम आपके 2 महीने बाद हो, लेकिन डेली एक मॉक टेस्ट दोगे ना, क्योंकि मैंने खुद भी सीजीएल 19 के पहले जो प्री हुआ था, मार्च में हमारा प्री हुआ था, और उसके पहले 2 महीने पहले से मैंने डेली मॉक टेस्ट लगाया है। ठीक और है अगर मेंस का आपको देना, जी जी सर। जी, कंटिन्यू कीजिए श्रुति। हाँ सर, बोल रहे थे अगर मेंस का देना है तो मेंस के लिए टाइम है, तो उसको एनालाइज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो एनालाइज करने के लिए आपको जैसे मेंस अभी पास नहीं है तो वीक में 1 मॉक टेस्ट दो, वो इनफ है। फिर जैसे जैसे पास आते जाएगा उसको डेली या फिर 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट देने से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू रिद्धि। नेक्स्ट है श्रुति। श्रुति, आपको कुछ पूछना है? Yes, sir. हम्म, First of all, congratulations, श्रुति। थैंक यू। मुझे आपसे पूछना है कि आपने बताया कि करंट अफेयर्स आप अफेयर क्लाउड से करो, तो मतलब जी। करंट अफेयर्स एक बार पढ़ने से तो बिल्कुल याद नहीं होता, उसका रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको रिवाइज कैसे करते थे, मतलब वीकली बेसिस पे कि मंथली बेसिस पे? नहीं, मेरा मतलब मेरे से नहीं होता है कि मतलब होता है ना, डेली पढ़ो और याद रहे, वो इतना बड़ा नोट्स हो तो मेरा टारगेट मंथली रहता था। और मंथली में भी मेरा डेली का रहता था कि आज मेरे को 5 पेज पढ़ना है। जैसे वो पीडीएफ जो है ना, वो आपको 150-170 पेज का एक पीडीएफ होगा, ठीक है? हाँ। तो आप डेली का टारगेट लगा लो। और हमारा क्या होता था कि हमारे कोचिंग में जैसे हम लोग 6-7 लड़कियां हैं, तो हमारा फोन कॉल पे हमारा डिस्कशन होता था। अभी तो कोचिंग वोचिंग बंद हो गया, तो डेली का है कि हम लोग का टारगेट रहता था कि नीतू सिंह मैम का ये वाला पेज कर लेना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पेज कर लेना है, उस पीडीएफ से 10 पेज पढ़ना है या 5 पेज पढ़ना है, जितना भी पढ़ सकते हैं। और डेली डिस्कशन होता था उसका। फिर संडे को हम लोग पूरे वीक का रिवाइज करते थे, और ये मतलब ऐसा डेली होता था ना। तो वो आप ऐसे डिस्कशन करना शुरू करोगे ना, तो आपको आधी चीजें ऐसे ही याद रहने लगी। और एक और क्वेश्चन था कि आप बोल रहे थे कि रीजनिंग में आप सिर्फ मॉक लगाते थे, तो जी। कभी कभी क्या होता है कि मैं रीजनिंग में मॉक लगाती हूँ ना, तो कभी सडनली मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं कि 32 आ गया, 31 आ गया। पर कभी कभी लिटरली मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, 22 हो जाता है, 24 आ जाता है। तो आप कैसे अटेम्प्ट करते थे कि रीजनिंग के, ताकि आपके मार्क्स एकदम मेंटेन रहे? अच्छा देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको मार्क्स एकदम हर मॉक में मेंटेन ही रहेगा। आप ना, जैसे कि होता है कोई टेस्ट का रीजनिंग टफ होता है, जैसे हम लोग एग्जाम भी देते हैं, तो इसका रीजनिंग टफ आया, इसका मैथ्स टफ आया, तो वो मार्क्स में तो वेरिएशन होगा ही आपका। आप चेक करो अपना परसेंटाइल। जैसे टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छा रहता है कि आपका कितना परसेंटाइल आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे भी देते हैं कि रीजनिंग में कितना आया। तो आप अपना परसेंटाइल से जज करो अपने आप को, कभी भी मार्क्स से जज मत करना, क्योंकि मार्क्स तो वो टेस्ट कितना डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, हार्ड है, तो उससे तो फ्लक्चुएट करेंगे ही। लेकिन आप परसेंटाइल देखो, परसेंटाइल का टारगेट बनाओ कि अगर मतलब 85, 90, 90 से ऊपर है तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 85, 90 है तब भी ठीक है, और प्रोग्रेस कर सकते हो उतना। और आप बैंकिंग के लिए कौन सा टेस्ट सीरीज फॉलो करते थे? सबके लिए टेक्स्ट बुक। और अगर मेंस प्री के लिए अगर आप कर रहे हो तो बैंकिंग के लिए भी टेक्स्ट बुक बेस्ट है, क्योंकि प्री उतना टफ होता नहीं है। और मेंस के लिए अगर आपको देखना है तो प्रैक्टिस मॉक ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा हायर लेवल का, लेकिन सबसे पहले मेंस का भी देना है तो टेक्स्ट बुक से ही दो, वो थोड़ा इजियर साइड पे होता है। उसके बाद अगर लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक मार्क्स आ जा रहा है, कट ऑफ क्रॉस हो जा रहा है टेक्स्ट बुक से, तो आप फिर प्रैक्टिस मॉक पे स्विच कर सकते हो। थैंक यू। चलो, वेलकम। थैंक यू श्रुति। और नेक्स्ट विकास जी। जी विकास जी, आपके प्रश्न पूछिए। यस सर। जी गुड इवनिंग श्रुति गुड इवनिंग विकास जी। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे क्या हुआ ना, जैसे आप अभी कुछ देर पहले बताए कि एग्जाम के पहले आप जैसे कि कोई भी एग्जाम आने वाला है तो उसके बारे में तैयारी करना शुरू कर देते थे। मेरा भी जी। सेम यही प्रॉब्लम था। इससे पहले मेरा क्या हुआ है कि जैसे 2020 का जो था एग्जाम, तो उसमें हम दिए, रिजल्ट मेरा नहीं आया। फिर उसके बाद से सीजीएल जैसे ही खत्म हुआ, फिर एमटीएस आ गया, फिर सीएचएसएल आ गया। अब यही देते देते मेरा पूरा साल खत्म हो गया। फिर आ गया फिर सीजीएल,
अब फिर मैं सोचा कि अब मैं फिर वही करूँगा, तो मेरा यही हो जाएगा कि साल मेरा इसी में चल जाएगा। तो फिर हम डिसाइड किए, फिर दोस्त से बात किए, तो सर के बारे में पता चला, तो फिर हम सर को ज्वाइन किए। अब सोचे कि नहीं, अब हमको पूरा प्रॉपर पहले सिलेबस खत्म करना है। आप ही यही चीज़ बताई थोड़ा देर पहले कि नहीं, सिलेबस पहले इम्पोर्टेंट है। तो ये एक चीज़ मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया। दूसरा जी। कि आपसे ये पूछना है कि आप जैसे तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है, वो घर पे बैठ के तैयारी किए कि मतलब आउट ऑफ होम? अच्छा नहीं, सबसे पहले तो मैंने बताया मेरे मामा का कोचिंग था, फिर उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा। फिर मैंने प्राइवेट ट्यूशन लिया, वहाँ पे एक ही सर थे जो हम लोग को जीएस भी पढ़ाते थे, मतलब मेनली वो अपना यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, ठीक है? तो वो हमारे मैथ्स भी पढ़ाते थे, वो रीजनिंग भी बताते थे, इंग्लिश छोड़ के वो सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग का डाउट्स क्लियर करते थे। तो वहां पे था कि हमें एनवायरनमेंट मिल गया, हम लोग जितने भी गर्ल्स लोग थे अपना ग्रुप बन गया, डिस्कशन के लिए हो गया। उसके बाद भी लेकिन तो होता है ना कि प्रॉपर सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाए। ऑब्वियसली वो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का उनको क्या ही नॉलेज होगा उतना। फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से, फिर वैसे जो टीचर मुझे समझ में आया मैंने उनका कोर्स खरीदा और पूरा मैथ्स एक बार अच्छे से पढ़ा। उसके बाद है ना ऑटोमेटिकली ऐसा ना, जैसे उसके बाद आईबीपीएस पीओ निकला, आरआरबी निकला, आरआरबी का पीओ निकला, तो वो खुद ही ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आप घर पे तैयारी किए, तो जैसे हम अभी घर ही पे तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जी। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे कभी पापा बुला दिए कि चले जाओ यहाँ पे, आप उसमें आप है लड़की, तो उसमें क्या होता है कि मम्मी बोल दी कि खाना बना दो। जैसे मेरी छोटी बहन है तो हाँ। होता है ऐसा, चाहे कोई आ गया तो चाहो चाय बना दो। वैसे हमको ऐसे जी। नहीं मिलता है, लेकिन मेरी सिस्टर है तो उनको मिलता है। तो वही बोल रहे हैं कि आपको मेरे से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो आप उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम किए? घर पे बैठ के आप तैयारी भी की और क्रैक भी हो गए। मेरा ये जी। क्वेश्चन है। अच्छा, अच्छा। तो मेरा सबसे पहले ये है कि मुझे मतलब मेरा पर्सनल ये है कि रूटीन मेरा फॉलो करना हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा मतलब ऐसे मम्मी को अगर काम, ऑब्वियसली मेरा हर दिन का हर सारा घर का काम, रात का खाना बनाना वो मेरा हमेशा से ड्यूटी रहा है। मम्मी को हेल्प करना ज़रूरी ये है। लेकिन मैंने टाइम बाँधे, जैसे सुबह होता है ना कि 5 बजे उठ गई मैं, तो 8 बजे तक अपना पढ़ाई की, 8 से 10 मम्मी मैं आपको हेल्प करूँगी, आप बताओ क्या-क्या काम करना है। लेकिन उसके बाद हमको डिस्टर्ब नहीं करना। और जैसे आपने बताया कि गेस्ट्स के लिए चाय बनाना या फिर सब्जी लाना, जो भी छोटा-मोटा काम होता है, तो उसके लिए मेरा बड़ा एकदम नो कि नहीं, पढ़ाई के टाइम हिलना भी नहीं है, चाहे कोई भी बुलाने आ जाए, चाहे मेरी फ्रेंड्स ही क्यों ना आ जाए, मम्मी आप बोल देना कि सो रही है, श्रुति सो रही है या फिर कुछ भी कर रही है, घर से बाहर है, लेकिन नहीं बोल ये करना है। मतलब लॉकडाउन के बाद प्री में मेरा स्कोर 19 में उतना अच्छा नहीं था, मतलब 150 स्कोर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो ठीक है, वो एवरेज था क्योंकि मेरा जीएस अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने मेंस के लिए बहुत मेहनत किया, पूरा लॉकडाउन जो लगा ना, वो पूरा लॉकडाउन मेरा पढ़ाई में गया है। मतलब मार्च से मैंने नवंबर में पेपर हुआ है तो सितंबर अक्टूबर तक मैंने पढ़ाई की है, बस सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश, बस। और वो बस आप एक रूटीन बना लो, उस रूटीन में फॉलो करो कि हाँ उसमें घर के काम करने के लिए भी रूटीन है कि हाँ आप बता दो क्या क्या काम करना है, ये काम मैं उस टाइम पे करूंगा, उसके बाद मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। मेरा बस यही रहता था। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोल जी। रहे थे कि आपका जीके पोर्शन वीक है, कि जी। मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं था इसमें। तो फिर उस जी। जब इंटरेस्ट नहीं था तो फिर इतना हाई जंप होके क्रैक करना, क्योंकि वो अगर मार्क्स आया होगा सब में अच्छा अच्छा तभी तो क्रैक हुआ है। तो मतलब नहीं कैसे नहीं, कैसे मार्क्स आया है? क्योंकि मेरा भी यही है देखिए, कि ग्रामर, सॉरी, ये जो जीके इतना वाइड है, अब इसमें समझ में आया किसको एग्जैक्टली। पिक करे किसको नहीं करे, तो वो तो थोड़ा सा। बेसिकली मेरा साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है? तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब थोड़ा ठीक है और उसका वेटेज रहता है, 4-5 क्वेश्चन आपको साइंस के मिल जाते हैं। और फिर करंट अफेयर्स में पढ़ लेती थी स्टडी आईक्यू से, उसका पीडीएफ वो सब पढ़ लिया। बस इतना ही मेरा जीके का पढ़ा हुआ है। और आप मेरा मार्क्स भी देखोगे, मेरा रॉ स्कोर 124 है। मतलब जो भी मार्क्स आए ना वो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। फिर 10-12 मार्क्स जो आ गए जीएस में वो आ गए, क्योंकि प्री में इसलिए मेरा ज्यादा स्कोर नहीं हो पाता था क्योंकि 40s में मेरा वो भी रहेगा, मैथ्स में भी स्कोर आ जाता था 40 के अराउंड, इंग्लिश में भी आ जाएगा, रीजनिंग में भी आ जाएगा, बट जीएस मेरे से नहीं हो पाता है। और अभी भी मेरा वही हाल है, उतना कुछ खास मतलब 155 156 मार्क्स आए हैं। तो बस वो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए ही है। जीके जीएस बस होता है ना, पढ़ लिए थोड़ा बहुत कि हाँ पढ़ना है, कभी इंटरेस्ट से पढ़ नहीं पाई मैं।
मेरा चलिए। एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ सॉरी विकास जी, जल्दी, हाँ, जल्दी जल्दी पूछिए जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे एग्जाम के 1 मंथ पहले और 3 मंथ पहले क्या स्ट्रेटेजी रहता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लगता है कि कुछ छूट रहा है, ये कर ले वो कर ले, अब पता चलता है एग्जाम में जाने पे और भी भूल जाते हैं, जो पहले से याद है वो भी चला जाता है। तो वो एक बार बता देते हैं। एग्जाम से पहले जैसे कि प्री का अगर बोले तो प्री से पहले मेरा जैसे पता चल जाता है कि हाँ इतने मार्च में प्री है, तो मेरा जनवरी से रहता है कि हाँ डेली एक मॉक तो जरूर देना है, विदाउट फेल मॉक जरूर देना है। उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि आप सिलेबस तब तक कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, तो उसके बाद एनालाइज करो आपका जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मॉक में, वो चैप्टर आप दोबारा से रिवाइज कर लो, क्योंकि 2 महीने पहले आपको रिविजन का टाइम रहता है ना, तो उस समय वो, उसके बाद करंट अफेयर्स जो है वो तो डेली बेसिस पे चलता ही है, इंग्लिश का वोकैब डेली बेसिस पे, मतलब एग्जाम। जी श्रुति, विकास जी का क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू चल रहा था जी। जी सर अब मैं ये बोल रही थी कि अभी मतलब जैसे कि आपने पूछा कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है, तो बस है कि उस समय आपको मॉक्स देना है, मॉक्स को एनालाइज करना है, जो वीक पोर्शन है आपका बस आप उसको रिवाइज करो, अच्छे से उसको और प्रिपेयर करो, बस इससे ज्यादा आप 1-2 महीने में कर नहीं सकते। जो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है बस वही पढ़ो, ज्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा टेंशन लेने से और पढ़ाई नहीं ही हो पाएगी। तो बस वो करो, मॉक्स दो, जो वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करो, बस हो गया, बस काम आपका इतना ही है। तो उपेंद्र जी आपको कुछ पूछना है? उपेंद्र। हाँ सर, सर एक ही आवाज। डाउट है सर। हेलो, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको। हेलो। हाँ हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो हाँ आ रही है, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। उपेंद्र जी आवाज आ रही है। श्रुति आपको आवाज आ रही है? सर अभी आ रही है, बीच बीच में कट जा रहा है। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ 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 जी जी अच्छा, जी उपेंद्र जी बोलिए। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको। मेरा सिर्फ एक ही डाउट है कि एडवांस मैथ्स कहाँ से किया? हेलो श्रुति, इनका क्वेश्चन है कि एडवांस मैथ की तैयारी कैसे की जाएगी, या आपने कैसे किया? अच्छा, एडवांस मैथ्स की तैयारी। जी जी। सर सबसे पहले मतलब एडवांस मैथ्स की तैयारी के लिए मेरा तो वो था कि बस वही सिलेबस बहुत वास्ट है, उसका ज्योमेट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, और मतलब मैंने बस जो कोर्स लिया था बस उससे पढ़ाई की है, जो भी क्वेश्चन था बस उसको प्रैक्टिस किया, और फिर सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके एडवांस मैथ्स के लिए और कुछ नहीं। जी जी उपेंद्र। पर्टिकुलर कोर्स खरीदा था क्या आपने? हाँ जी, मैंने पर्टिकुलर कोर्स खरीदा था। अच्छा, तो वही कोर्स किया और ठीक है फिर सर। प्रीवियस ईयर की तैयारी, जी प्रीवियस ईयर सर, से। सिर्फ प्रीवियस ईयर। ओके। और उपेंद्र जी और कुछ पूछना है? नहीं सर, बस इतना ही। हाँ, तो कर क्योंकि लेंगे अब आप। मेजर एडवांस मैथ्स में मेजर आपका ना प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप किसी भी ईयर का उठा लो, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स पे ही मेजर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको ही कर लोगे तो वो बहुत है। ओके ओके, एक्चुअली मैं यूट्यूब से ही पढ़ रहा हूँ एडवांस मैथ्स, अच्छा। ऐसा कुछ ओके। पर्टिकुलर कोर्स नहीं खरीदा है फिलहाल नहीं तो। तो YouTube पे भी बहुत सारे टीचर्स ने एडवांस मैथ्स का कंप्लीट कोर्स करा रखा है, आप कंप्लीट उनसे भी करा एक रखा बार। है बट, हाँ हेलो, हाँ जी यस जी मैम, जी। एक्चुअली उन्होंने कंप्लीट कराया रखा है, बट प्रॉब्लम ये है कि बस ज्यादा से ज्यादा ऊपर उन्होंने मतलब एक थियरी लिया, मतलब जैसे सेंट्रॉइड हुआ, ये सब कुछ उसका एक थियरी लिया, समझाया, और उसके ऊपर एक 2-3 क्वेश्चन किए और खत्म कर दिया। ओके। तो इसके वजह से फिर दिक्कत पैसा आती है कि खर्चा फिर करो बाद में। उपेंद्र। उपेंद्र पैसा खर्चा करो, फ्री में कितना देगा सर वो? किया हुआ है, सर किया हुआ है। सर किया हुआ है। अच्छा, खैर और कोई क्वेश्चन है उपेंद्र? नहीं, इतना ही सर, नहीं है, ठीक है। एडवांस। थैंक यू उपेंद्र जी। यस सर, नेक्स्ट है यस और थैंक लास्ट है यू। हर्षिता। हर्षिता, हर्षिता आपको कुछ पूछना है? यस यस सर। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ जी रही है। जी बिल्कुल आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस प्रीति। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अर्थमेटिक कैसे करते थे? सपोज आपने पूरा बेसिक और एडवांस सब सीख लिया,
टॉपिक वाइज, तो उसके बाद आप डेली बेसिस पे कैसे प्रैक्टिस करोगे उसका? देखो डेली बेसिस पे मेरा मतलब जैसे कि मुझे तो 6-7 महीने से मार्च से मैंने शुरू किया था अपना एडवांस और अरिथमेटिक दोनों साथ-साथ, ठीक है? उसके बाद मेरा जो भी कोचिंग का जो कोर्स का था वो मटेरियल मिला था कि हर चैप्टर में 7-8 शीट्स जो हैं, तो उसी को मैंने 5 बार, 6 बार मतलब ऐसे बना लिया। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर का मतलब ऐसा था ना बहुत सारे उसमें पीडीएफ वो रहते हैं कि जो चैप्टर वाइज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स मिल जाते हैं। तो वो चैप्टर वाइज़ बस बनाया और कुछ नहीं, बस उसके बाद फिर मॉक्स दिया। आपको अगर सीजीएल को आप फोकस कर रहे हो तो आपको इससे ज़्यादा जी? और जी मैं हर्ष, बैंकिंग के लिए फोकस बैंकिंग के लिए पूछ रही है श्रुति। अच्छा, अच्छा बैंकिंग के लिए। सॉरी मुझे पता नहीं था। तो बैंकिंग के लिए तो बस है कि आपको जैसे बैंकिंग में रहता है ना कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है, तो फिर आपको डीआई देखना है, उसमें मेजर पोर्शन आपका डीआई का रहता है। तो अरिथमेटिक में भी बस जैसे अगर आपका अरिथमेटिक का सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप बस मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करो और एक अच्छा मतलब मैंने पीडीएफ बंडल कोर्स खरीदा था उसका गाइडली का और उससे मैं प्रैक्टिस करती थी, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते थे, तो प्रैक्टिस के लिए जी। तो मतलब डेली बेसिस पे आपका एक पार्ट अरिथमेटिक का भी रहता था ना, जो आप टारगेट सेट करते थे? जी, बिल्कुल। अरिथमेटिक और एडवांस मेरा मतलब मेरा सीजीएल का था तो अरिथमेटिक और एडवांस दोनों साथ-साथ लेके चलते थे और अगर आप बैंकिंग के लिए पूछ रहे हो तो बैंकिंग का मैंने प्रैक्टिस किया था गाइडली बंडल पीडीएफ से और उसमें बस डेली का था कि हाँ, वो सेट्स देते हैं, तो सेट 1 सेट बना लेना है, 50 सेट दे रहे हैं तो 1 सेट, 2 सेट ऐसे करके। और आप पूरे दिन में कितने आवर्स लेते थे स्टडी के लिए? देखो, जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने रूटीन बनाया था 6 आवर्स का, ठीक है? और फिर मतलब मैं बता रही हूँ, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का था कि मेरा कि हाँ, स्टार्ट करना है अपना डे। फिर मेरे को वो 24 घंटे भी कम पड़ने लगे, तो मैंने 5 बजे से साढ़े 4 बजे शिफ्ट किया। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे को टाइम कम पड़ने तो मैं 3:30 बजे उठती थी सुबह में पढ़ने के लिए, कि अरे मतलब बाप रे। ऐसा है। तो सोते कब थे आप? सोने को मतलब मेरे से लेट नाइट जगा नहीं जाता है, तो सोने के लिए मैं 9 साढ़े 9 10 बजे मैक्सिमम मैं जग गई तो 10 बजे तक, पहले तो जब सोने पढ़ाई का होती थी टाइम, तब। अभी सोने का टाइम चल रहा है इनका। नहीं सर अब भी पढ़ाई पढ़ाई नहीं हो रही है सर, तो अब बस रात में 11 बजे तक सर जब अभी से अभी खुशी, रिजल्ट आया है ना तब से। हाँ, यस सर, अभी खुशी से पढ़ाई नींद बिल्कुल नहीं आ नहीं रही हो है। पा रही। यस बिल्कुल। चलिए, नहीं बहुत और आप बहुत। पूरे जी जी। हर्षिता, पूछिए। आप पूरे दिन में जो टारगेट सेट करते थे, सपोज कोई कोई चीज ऐसी होती है जैसे आपको आपने बोला आपको जीके नहीं समझ में आता था फॉर एग्जांपल, जी तो ऐसे लगता है ना कि यार वो पार्ट रह गया है, वो मैं बाद में करूंगी, और आपको पता है वो बात कभी आता ही नहीं है। नहीं तो मैं अगर मेरे को सुबह का टाइम है ना तो वो मेरा सब अगर दिन शुरू होना है तो सबसे पहले मेरा वो रहता था ना कि जीएस पढ़ लेना है, जो भी ये याद करने वाला चीज है, जैसे इंग्लिश भी पढ़ने को मेरा रहता था कि हाँ चलो इंग्लिश भी वो रहेगा, लेकिन सबसे पहले उठते के साथ मेरा था कि वो थोड़ा कैलकुलेशन टेबल वेबल रिवाइज करना, क्यूब और स्क्वायर्स देखना, उसके बाद जीएस पढ़ना। वो खत्म हो गया, फिर पूरा दिन अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, एकदम भारी वाला काम कर लिए, अब आगे स्मूथली पढ़ सकते हैं आराम से। मतलब जो टारगेट्स आप सेट करते थे वो सोने से पहले कंप्लीट ही करते थे ना, नहीं ऐसा कैसे नहीं भी है, करके? आपका टारगेट तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता, कोई ना कोई एक चैप्टर आपका बच ही जाएगा, तो वो होता है सबके, तो ठीक है उसको नेक्स्ट डे शिफ्ट कर दो। वो कभी नहीं होगा कि आप जो सोचे हो ना वो एग्जैक्ट आप पढ़ के एकदम सोओगे, वो कभी नहीं होगा, भले आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप सोचे कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस के आज मैंने 25 क्वेश्चन बनाने हैं और रीजनिंग के इतने क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपका वो जो टाइम सेट करोगे ना पढ़ने का, उसमें आपसे हो सकता है 15 ही क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन छूट जाए, कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट डे शिफ्ट कर दो। बस ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो टारगेट सेट करोगे वो एकदम मतलब होता है हार्ड एंड फास्ट रूल जैसे कि अब हो ही जाएगा वो कंप्लीट, तो ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ भी नहीं होता था। क्योंकि लेकिन मेरा कैसे मैं जीके भी कर लूंगी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, मेरा मैथ्स वीक है, मैथ्स में फिर मेरा स्कोर कम आ जाता है ना, पूरा डिमोटिवेशन हो जाता है कि यार अब क्या होगा, इतनी कम मार्क्स आ रही है।
नहीं नहीं, तो आप सबसे पहले ना, जैसे कि अब पता नहीं आप किस टाइम पे कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए, तो आप सबसे पहले जब भी शुरू कर रहे हो ना, तो आप मैथ्स ही सबसे पहले पढ़ लो। वो हो जाएगा, उसके बाद दिन भर आपको बाकी जो पसंद है आपका पढ़ना, वो तो आप पढ़ ही लोगे। तो आप सबसे पहले वो कर लो कि हाँ, मैथ्स में इतने क्वेश्चन बनाने हैं तो बस। यस। उसके बाद फिर आपको ना, बता रही हूँ मैं, 1 सप्ताह प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा लगेगा कि अरे यार, अभी इसके मैथ्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो छोड़ो, इसका टाइम उसको दे देते हैं। फिर उसके बाद धीरे-धीरे ना वो आपका वो बन जाएगा कि हाँ, नहीं, अब मजा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैथ्स अच्छा है, तो मेरे को 24 घंटा आप मैथ्स पढ़ने दे दो, मैं मैथ्स पढ़ती रहूंगी, ऐसा है। मजा आती है, हाँ, बरोबर। वो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो हाँ। मजा आता ही है। जी। और आप डीआई के लिए डे में कितने डीआई उठा लेते मैंने प्रैक्टिस जब के लिए? स्टार्ट किया था ना, मतलब वो जैसे कि एसएससी का डीआई और बैंक का डीआई बहुत डिफरेंट होता है, तो मैंने स्टार्ट किया था 2 पजल और 2 डीआई से। उसके बाद फिर जैसे-जैसे होता है ना, बनते गया कि हाँ, फिर ठीक है, 5 डीआई कर सकते हैं अब, 6 डीआई कर सकते हैं, तो वैसा धीरे-धीरे बढ़ाते कि हाँ, इतना अब टाइम कम लग रहा है, अब ठीक है, समझ में आने लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। तो पहले आप 1 से भी शुरू कर सकते हो, आपका जैसा टाइमिंग, जैसे कि कभी-कभी पहले तो स्टार्टिंग में मुझे 1 डीआई सॉल्व करने में 45 मिनट्स, 46 मिनट्स ऐसे लग जाते थे। तो दिन भर में बस 1 ही डीआई हो पाया, बस मैथ्स का टाइम खत्म, ऐसा। मतलब पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए आप टाइम सेट कर दीजिए, वो टाइम में अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा हाँ, लोगे, ऐसा। हाँ, ऐसा। नहीं फिर तो फिर दूसरा ऐसा क्या रहेगा। होता था कि क्योंकि एक सब्जेक्ट फिर छूट ही जाएगा, अगर मान लो ऐसे कि पूरा कंप्लीट करना हम्म, शुरू कर दिए, तो एक सब्जेक्ट तो छूट ही जाएगा। बराबर बराबर। थैंक यू श्रुति श्रुति। वेलकम। चलो, थैंक यू हर्षिता। चलिए, बच्चों का क्वेश्चन अब खत्म हो गया है। एक दो क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया श्रुति, कि बहुत बच्चे जब जी तैयारी सर। कर रहे होते हैं तो एक बार क्या होता है, आप फेल होते हैं, फिर आप फिर से उठते हैं, अपने आप को रिचार्ज करते हैं, फिर से एग्जाम देते हैं, मतलब जंग में फिर से आप कूदते हैं। तो जैसे आप कोई एग्जाम दिए और फेल हो गए, और चारों तरफ से निगेटिविटी आ रही है, अरे तेरे से ये भी नहीं होता है, तू इतने दिन से तैयारी कर रही है, बहुत बोलने वाले बोलने लगते हैं। तो ये जो फेज था आपकी लाइफ में, ये आया है आपकी लाइफ में, तो उससे कैसे कम आउट हुए आप? क्या किया, क्या सर सब किया था? सबसे बड़ा मोटिवेशन यही चीज है, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, जैसे मेरे कॉलोनी में भी है, बहुत लोग हैं बोलने वाले कि तुम तो इतने साल से तैयारी कर रही है, मतलब जैसे कोई एग्जाम देकर आए और घर पे या रोड पे कोई मिल गया, तो कैसा गया एग्जाम, तो हाँ आंटी अच्छा गया, हाँ तुम तो इतने साल से तैयारी कर रही है, तुम्हारा तो अच्छा जाएगा ही। तो मतलब वो बात है ना, मेरे दिमाग में ऐसे घूमते रहता था कि मतलब ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, इनको रिजल्ट करके दिखाना है। और बहुत सारे रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं कि अब छोड़ दो, क्या कर रहा है, इतना इतना तैयारी करके छोड़ दो। शादी वादी का मतलब जैसे पेरेंट्स भी देख रहे थे, मेरे घर में तो बहुत पहले से ही चल रहा, मेरा था कि नहीं, जब तक मेरा सीजीएल, मतलब बीच में जैसे सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया, तो भी हुआ था घर में शुरू की हाँ चलो शादी करने का, लेकिन मेरा था जब तक मेरा सीजीएल का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक मेरा इंस्पेक्टर नहीं मिलेगा, तब तक मेरा मतलब नहीं, हमको नहीं कर रहा है शादी, उसके बाद हम सोचेंगे अपना शादी के लिए और ये सब। और सबसे एक एक और चीज सर, कि जब मेरा नीट नहीं हुआ था पहले, तो मतलब होता है ना कि 12th में बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए, तो लग रहा था कि अब तो हो ही जाएगा। तो मेरे अंदर ये भी था ना कि एक फील्ड में ऑलरेडी छोड़कर आई हूँ, अब उसके बाद इस फील्ड को भी मेरे को नहीं छोड़ना है, अब इसमें कुछ भी करके लेना है, नहीं तो ऐसे फील्ड ही चेंज करते रह जाएंगे तो जॉब कब मिलेगा। बस यही चीज कि वो लोग मतलब जो कॉलोनी वाले बोलते हैं ना, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेने का, अपने अंदर पॉजिटिव वो करके रखने का। और थोड़ा बहुत तो नेगेटिविटी आता है सर, 2-4 दिन तो रोना धोना पड़ता ही है कि हाँ मतलब अब ऐसे बोल दिया, बुरा तो लग रहा ही है, लेकिन फिर हाँ धीरे धीरे वो ओवरकम हो जाता है। वो मेरे साथ भी होता था सर, हम आपको खुद ही कितना परेशान किए सर मैसेज कर करके कि सर प्लीज बात कर लो। चलिए, नहीं, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है कि आपकी जो सफलता है, जो आप चाहते थे कि इंस्पेक्टर बन के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए सब कुछ को साइड कर दिया आपने, तो ये जो सफलता आपको मिली है, इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? कौन है इस सफलता के पीछे का तो हीरो कौन है? सर सबसे पहले मतलब मम्मी पापा बहुत बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट, मतलब कि मेरी दीदी की शादी है ना, वो 20 साल में ही हो गई थी, वो जब 20 इयर्स की थी तभी हो गई थी। और उस टाइम हम 3 बहनें हैं, तो पापा को भी टेंशन लगा रहता है कि तीनों का शादी करना है और अभी ज्यादा वो नहीं बचा है, रिटायरमेंट को टाइम आ रहा है।
तो उसके लिए भी मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए कि हाँ पढ़ना है पढ़ना। और मेरे नाना जी, वो मेरे लिए मतलब होता है ना, मतलब मेरा रिजल्ट आया, सबसे ज्यादा खुशी, मेरे से भी ज्यादा खुशी अगर किसी को हुआ है मेरे इंस्पेक्टर बनने पे, तो वो मेरे नाना जी को। बचपन से मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और मेरी छोटी सिस्टर, वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हर चीज में कि ठीक है दीदी आप पढ़ लो, मैं ये काम कर दूंगी। जबकि बहनों में ऐसा नहीं होता कि हाँ इक्वल इक्वल काम करना है, हम क्यों ज्यादा करें। लेकिन वो कभी ऐसी नहीं थी कि नहीं ठीक है तुम पढ़ लो, हम ये मैनेज कर लेंगे, हम कर लेंगे, ठीक है तुम दिन भर पढ़ रहे हो पढ़ो, ऐसा है। तो सर सब लोग मिलके, सब लोग ने सपोर्ट किया तभी हो पाया है, नहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता ही है, जो साइड में है, जो लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक मैसेज जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट है उनके लिए, जो तैयारी कर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर से उठ रहे हैं, फिर से एक जुनून के साथ तैयारी करते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? सर सबसे बड़ा तो ये कि मेरे लिए बस उनके लिए यही रहेगा कि कभी भी डिमोटिवेशन हो ना, आप रो लो, आपको जितना मन कर रहा है ना आप अपना गुस्सा निकाल दो। लेकिन हाँ वो रहना चाहिए कि हाँ 1 दिन 2 दिन, ऐसा नहीं कि उसने मुझे ये बोल दिया तो अब मैं कैसे करूंगा। मैं तो उनके बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी सबको। बस यही यही आप सोच के चलो तो हो जाएगा। वो 1-2 दिन का डिमोटिवेशन सब में आता है, कोई ऐसा टॉपर भी नहीं होगा जिसको नहीं आया होगा डिमोटिवेशन की नहीं हम तो 24 घंटा अच्छे से रहते हैं, वो सबको आता है। वो आप मान के चलो कि सबके लाइफ में आना है, आपके लाइफ में भी आएगी। लेकिन बस उसको नेगेटिव नहीं लेना है। हो गया ठीक है, 2 दिन वेस्ट हो गया ठीक है, अब आगे आगे अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल। आपका आगे का क्या टारगेट है? यूपीएससी और झारखंड पीसीएस या बिहार पीसीएस, ऐसा कुछ एम है आपका आगे का? सर अभी तक तो ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जब से इंस्पेक्टर को सुनी है तो बोल रही है नहीं एक बार तो ट्राई करना है यूपीएससी का तो शायद कर ले। लेकिन अभी ऐसा सर कोई वो नहीं है। अब अभी बस इस एक सफलता अच्छा को, अभी सीजीएल। जी जी, इस सफलता जी को सर। एंजॉय करना है जो अभी हुआ है, करेक्ट? जी सर, और बस अभी एक अच्छा जोन लेने के लिए एक बार और सीजीएल देना पड़ेगा। तो बस जोन अच्छा मिल जाए तो हम इंस्पेक्टर से में भी हैप्पी है सर, बहुत बहुत खुश है। चलिए, नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इतने लोगों को बहुत सारा मैसेज, बहुत सारा डाउट्स जो था वो आपने क्लियर किया है। चलिए फिर जो है हम लोग मीटिंग को, जो सेशन है इसको खत्म करते हैं। आपको जो जी है सर। हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाला जो भविष्य है आपका वो और ही अच्छा हो, और जो आपका थैंक यू चॉइस सर। है वो जोन आपको मिले, हमारी शुभकामनाएं हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा थैंक यू आपको सर। मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी जी मच। सर। थैंक यू थैंक यू दोस्तों, सर। जो सब भी सेशन में जुड़े उनको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू श्रुति दी। थैंक यू थैंक यू for sharing your थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।